देवकी आर्यपुत्री पाठशाला की चेयरपर्सन सम्माननीय श्रीमती वीना चंडोक जी, KVIC की वाइस चेयरमैन डॉक्टर हिना सफ़ी भट्ट जी, इस पाठशाला की प्रिंसिपल युसरा मुश्ताक जी, विद्यालय के सभी टीचर्स, पेरेंट्स, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आप सभी को फाउंडर्स डे की मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए देवकी आर्यपुत्री पाठशाला के कार्यक्रम में शरीक होना किसी पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा जैसी है। श्रीमती देवी जी ने 1910 में कमज़ोर वर्ग या वंचित वर्ग से आने वाले बच्चियों की शिक्षा के लिए जिस पवित्र भावना से इस विद्यालय की स्थापना की थी, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, वंदनीय है और आज भी समाज एवं राष्ट्र के प्रति उनका यह अप्रतिम योगदान हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी है। मैं समझता हूँ सैकड़ों हजारों साल में देवकी जी जैसे व्यक्तित्व किसी किसी भाग्यशाली समाज को मिलते हैं, जिनका आध्यात्मिक प्रकाश पूरे समाज को रोशनी देता है। 112 साल से देवकी जी के बुद्धत्व के कण ने इस स्कूल के माध्यम से अनेक पीढ़ियों के भाग्य का निर्माण किया है। उनकी करुणा, आस्था और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए वीना जी पूरी तरह से समर्पित भाव से इस कार्य में जुटी हैं। अक्सर मेरी इनसे कई बार मुलाकात होती है। मुझे भी लगता है कि इस उम्र के पड़ाव पर क्या ज़रूरत है इनको, लेकिन बिना थके, बिना हारे, निरंतर केवल यह कि स्कूल हमारा अच्छा चले, जो बच्चे या बच्चियां पढ़ रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए पूरी तरह से समर्पित भाव से ये काम कर रही हैं। मैं इस विद्यालय की प्रिंसिपल की भी तारीफ अगर न करूं तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। समर्पण भाव से और वास्तव में एक शिक्षक की तरह सभी बच्चों के अभिभावक के तौर पर उनकी देखभाल और उनके जीवन में कैसे बदलाव आए, अच्छा बदलाव आए, उनके सपने कैसे पूरे हो सकें, इसके लिए समर्पित भाव से काम करने के लिए मैं इस विद्यालय के प्रिंसिपल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। उद्देश्य जब पवित्र भाव से भरे होते हैं तो उन्हें किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता है और इसलिए तमाम चुनौतियों के बावजूद ये स्कूल अनवरत समाज की सेवा में लगा है। अभी मैं पूछ रहा था बीना जी से कि बच्चे कितने हैं, उन्होंने कहा 450। और जब कुल अध्यापकों की संख्या में देख रहा था तो मैं खुद हैरान था कि 450 बच्चों से इन अध्यापकों का वेतन कैसे निकलता होगा। मुझे लगता है कि ऐसे पवित्र कामों में समाज को भी आगे आना चाहिए। जो पवित्र भाव से काम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि समाज को आगे आकर के ऐसे कार्यों में जरूर मदद करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी एक बात कही गई है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये इसका जीता जागता उदाहरण मैं इसे मानता हूँ। 112 साल से व्यक्ति समाज और राष्ट्र के जीवन में होने वाले परिवर्तन का साक्षी यह स्कूल भारतीय संस्कृति की उस मजबूत नींव पर खड़ा है जिसके लिए नए विचारों की खोज, वैयक्तिक निर्माण सदैव सर्वोपरि रहा है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इतनी लंबी यात्रा में अनगिनत टीचर्स, प्रिंसिपल्स ने अनगढ़ विद्यार्थियों के भाग्य को गढ़ा होगा, उन्हें इस काबिल बनाया होगा कि अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के अलावा वो जम्मू कश्मीर के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए सामर्थ्यवान और ऊर्जावान बन सके। आज इस अवसर पर मैं देवकी जी की पुण्य स्मृति को
नमन करता हूँ और वीना जी और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जानता हूँ समाज में लंबे समय तक बच्चियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता रही है। वीना जी ने मुझे बताया था कि पाठशाला को एक समय के बाद को एजुकेशन स्कूल में परिवर्तित किया गया। आज हमारी बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रही हैं और शिक्षा के माध्यम से इनोवेशन हो, इन्वेंशन हो या एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां जम्मू कश्मीर की बच्चियां हासिल कर रही हैं। मैं निजी तौर पर कह सकता हूं कि जिन अनेक विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में मैं जाता रहा हूं पिछले 3 वर्षों में, और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि लगभग 70 से 75% गोल्ड मेडल आज बच्चियां ही हासिल कर रही हैं। ऐतिहासिक उपलब्धियां भी उनकी हैं। आज मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूं कि हमारी बच्चियां ही स्वर्णिम जम्मू कश्मीर के भविष्य की रचयिता होंगी, ऐसा मैं मानता हूं। वर्तमान भारत इस बात का गवाह है कि जिन क्षेत्रों में हमारी बच्चियों ने विकास का नेतृत्व किया है उसे सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सका है। अभी हाल में मंगलयान मिशन का नेतृत्व 6 महिलाओं ने किया। इसरो की उन महिला वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से मार्स तक भारत की कामयाबी के झंडे गाड़े। आज भारत चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान मिशन के पीछे सैटेलाइट स्पेशलिस्ट कल्पना कलाहस्ती, रोबोटिक स्पेशलिस्ट रीमा घोष तथा साइंटिस्ट रितु करिधल और निधि पोरवाल का बहुत बड़ा योगदान है। स्पेस साइंस के अलावा मेडिसिन हो, आर्ट हो, सोशल साइंसेस हो, फिलॉसफी हो, स्पोर्ट्स हो, IT हो, एग्रीकल्चर, बिजनेस, इन सब में आज भारतवर्ष में नारी शक्ति ने देश को के गौरव को बढ़ाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। इस अवसर पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पिछले कुछ वर्षों में नारी शक्ति को सम्मान और अधिकार देने की प्रतिबद्धता भी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सदैव दिखाई है। अभी हाल में आपने देखा है कि 33% 33% रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा बच्चियों, माताओं और बहनों की आकांक्षाओं को उन्मुक्त उड़ान का अवसर देश की संसद ने दिया है। एक छोटी कहानी है। एक 15-16 साल की बच्ची अपने छोटे भाई को कंधे पर लेकर पहाड़ पर चढ़ रही थी। पीछे से एक सूट पहने हुए, टाई लगाए हुए एक व्यक्ति एक बड़ा सा बैग अपने कंधे पर डाले आ रहे थे। उन्हें भी वो पहाड़ चढ़ना था और पहाड़ चढ़ करके दूसरे गांव जाना था। वो बड़ी हिम्मत से पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे। सूरज की तपिश के कारण वो भी परेशान थे, वो बहन भी परेशान थी जो अपने भाई को लेकर के उसके प्राण बचाने के लिए आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में रुककर वो अपने भाई के माथे को सहलाती थी। पीछे चल रहा व्यक्ति जो सूट और टाई में था वो बुरी तरीके से थक गया था और उस बच्ची को बड़े आश्चर्य से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने हाँफते हुए पूछा कि बेटा, तुम्हें शायद वजन ज़्यादा लग रहा है। तो उस बच्ची ने आश्चर्य से उस सूट वाले व्यक्ति को देखा और कहा कि देखिए अंकल, वजन तो आप ढो रहे हैं, यह तो मेरा छोटा भाई है और मैं अपने भाई को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का प्रयत्न कर रही हूँ। एक प्रतीक है कि त्याग, श्रद्धा, समर्पण, करुणा, प्रेम, इनका वजन नहीं होता है और इन गुणों की वजह से जो सृष्टि की या दुनिया की आधी आबादी है, पूरी मानवता को इसी आबादी ने बचा करके रखा है और भविष्य में भी विश्व की तरक्की में नारी शक्ति की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये भी सच है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा इसके बारे में आज कुछ विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है। 112 साल में इस पाठशाला ने
अनेक परिवर्तन, अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन पिछले 20 वर्षों में जिस तेज़ी से परिवर्तन हुआ है, मैं मानता हूं कि दुनिया में 1000 वर्षों की प्रगति से भी ये ज़्यादा है पिछले 20 वर्षों का परिवर्तन। पहले शिक्षा का, एजुकेशन का स्वरूप अस्थायी था। दशकों बाद सिलेबस में 1-2 परिवर्तन होते थे, लेकिन आज हर सप्ताह कुछ न कुछ बदल रहा है और तकनीक, टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बदल रही है, मैं समझता हूं कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ये किसी के लिए मुश्किल हो गया है। और ख़ास तौर से जो लोग शिक्षण के पवित्र कार्य से जुटे हुए, उनसे मैं विनम्रतापूर्वक ये बात कहना चाहूँगा कि आप खुद को भी इसके लिए तैयार करें। ये आज समय की ज़रूरत है। हर सप्ताह, हर महीने स्कूल में कुछ न कुछ नया इंट्रोड्यूस हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 में जो देश ने बनाई है, इस दिशा में भी टीचर्स और स्टूडेंट्स को मैं मानता हूं कि एक बड़ा उपहार मिला है। जब हम लोग विद्यार्थी थे, या अनेक वर्षों से देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा था, और मैं आज कह सकता हूं कि लंबे समय के बाद देश के युवा पीढ़ी की आकांक्षा पूरी हुई है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैं मानता हूं कि ये ताकत है कि अगर सही अर्थों में हमने इसे ज़मीन पर लागू किया, तो जो समय था भारत का, कभी दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान 25% हुआ करता था। लंबी गुलामी के बाद जो सबसे बड़ी कठिनाई देश को हुई, हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो शिक्षण संस्थाएं थी, उनको लोगों ने बर्बाद किया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर भारत सोने की चिड़िया था, तो इस कारण नहीं था कि भारत के पास गोल्ड माइंस थी। सोने की खदान भारत के पास बहुत नहीं थी, लेकिन ये जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हमारी थी, वहाँ दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा, चाहे वो तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, ऐसे सैकड़ों संस्थान थे जहाँ सबसे अच्छी शिक्षा दी जाती थी। रिसर्च, इनोवेशन का काम दुनिया के विकसित देश जो आज कहे जा रहे हैं, उनसे काफ़ी बेहतर यहाँ हुआ करता था। जो प्रोडक्ट हमारे देश में बनते थे, वो दुनिया के किसी देश से बेहतर बनते थे। मैं केवल 1-2 बातों का जिक्र करूँगा। इतिहास की एक घटना, आप में से जो लोग इतिहास पढ़े हैं उनके ध्यान में होगी। सिकंदर का नाम आप में से सबने सुना होगा। सिकंदर और पोरस की दोस्ती क्यों हुई? मुझे लगता है कि इतिहास पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले लोगों को ये जरूर बच्चों को बताना चाहिए। जब मगध की सेना से युद्ध करने सिकंदर आ रहे थे, तो युद्ध के पहले उन्होंने अपने कुछ गुप्तचर जासूस भेजे थे कि जाकर के पता करो ये मगध की सेना की तैयारी क्या है। यही सिंधु नदी का तट था। जो गुप्तचर भेजे थे सिकंदर ने, वो आए, ग्राउंड रिपोर्ट जा कर के दिया सिकंदर को कि जो सेना है वो युद्ध के लिए पूरी तरह तत्पर है। हजारों की संख्या में हाथी और घोड़े पर सवार होकर के तलवारबद्ध लोग आपसे लड़ने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। पैदल भी बड़ी संख्या में तलवार लेकर के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सिकंदर ने पैर वापस खींच लिया, सिकंदर नहीं आए। जब वो लौट रहे थे, तब पुरुराज पोरस से उनकी भेंट हुई। और जो दोस्ती का राज है मित्रों, दुनिया का सबसे अच्छा स्टील हिंदुस्तान में बनता था, जिसे उस समय इग्नॉट स्टील कहते थे, और दुनिया की सबसे बेहतर तलवार उसी स्टील से बनती थी। पोरस ने सिकंदर को वही स्टील दिया, और ये दोस्ती का राज है। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। दुनिया के बड़े वैज्ञानिक थे। ग्रेविटेशन की थियरी उन्होंने दुनिया को दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर आइजैक न्यूटन भाषण कर रहे हैं कि दुनिया के विज्ञान के पास कोई ऐसा समाधान नहीं है कि समुद्र में कैसे जहाज जाएंगे। नेविगेशन विज्ञान के बाहर की चीज़ है। उससे कई साल पहले हिंदुस्तान के हमारे नाविक एल्गोरिथम के आधार पर हमारे देश में इक्विपमेंट बने थे, जिसे लेकर के सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे हमारे जहाज जाते थे।
जो प्रोडक्ट भारत में बनते थे उनको लेकर के जाते थे और दुनिया के दूसरे देशों से सोना लेकर के आते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, इसमें ये सामर्थ्य, ये ताकत है कि फिर से देश उस गौरव को हासिल कर सकता है। और मुझे लगता है कि हमारे देश में टैलेंट की, और ख़ास तौर से कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। और इसको एक बार हम जरूर कोशिश करें। सभी टीचर्स से मेरा निवेदन होगा और प्रिंसिपल साहिबा से भी 2-3 बातें मैं कहूँगा। और बात कहने के पहले कविता मैं आपके बीच रखूँगा जो एक माँ ने अपने बच्चे को सुनाई थी। In his uniform this morning, he looked so tall and steady, but now beside your great big school, I am not quite sure he is ready. I know as I give him one more kiss and watch him walk away, that he will never again be wholly mine as he was before today. बच्चा जिस दिन से स्कूल आता है या स्कूल जाना शुरू करता है, उस दिन से टीचर्स को भी माँ का रोल निभाना चाहिए, निभाना पड़ता है। और इस कविता में माँ का जो असमंजस है, जो दुविधा है, मुझे लगता है कि वो साफ तौर पर समझ में आती है, क्योंकि वो टीचर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है और उसके विकास, उसके ग्रो करने में टीचर्स मदद करेंगे, उसके भविष्य का निर्माण टीचर्स करेंगे, ऐसा विश्वास माँ रखती है। और मुझे लगता है कि उस विश्वास पर खरे उतरना ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसका हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ, कुछ कमियाँ आ गई जिन्हें निरंतर सुधारने की आवश्यकता है। और NAP 2020 उसमें ढेर सारी कठिनाइयों का समाधान देती है। शुरुआत में बच्चे को अवसर मिलता है वह प्लेफुल लर्निंग का आनंद उठा सके, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तमाम तरह के टेस्ट, करिकुलम में उसे बांध दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर की दुनिया तेज़ी से बदल रही है और उसके अनुरूप क्लासरूम में जो सिखाया जा रहा है कई स्कूलों में वो वास्तव में नहीं बदल रहा है। हम बच्चों को अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। जिस क्लासरूम में नए सपनों का जन्म न हो वो क्लासरूम मैं मानता हूँ व्यर्थ है। वह तो ऐसा ही होगा कि संतूर रखा है लेकिन उसके तार किसी ने नहीं छेड़े, तो उससे संगीत कौन सा निकलेगा। हमें आज समाज, देश और दुनिया में हो रहे परिवर्तन के मुताबिक बच्चों को शिक्षित करना है, एजुकेट करने की आवश्यकता है। और टीचर से मैं आग्रह करूँगा कि बच्चों के टैलेंट को पहचान कर उसके अनुसार उनकी लर्निंग में सहयोग करने की ज़रूरत है। अब बच्चों को उंगली से चाँद दिखाने की नहीं, वहाँ पहुँचने के तरीके के बारे में बताने की आज ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसके मुताबिक आज से 10 साल बाद सबसे ज़्यादा 5 स्किल्स रिलेवेंट होंगी: क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन, टीम वर्क और इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं समझता हूँ वर्तमान एजुकेशन सिस्टम को इन स्किल्स को कल्टीवेट करना होगा ताकि इस पाठशाला से पढ़ाई पूरी करने वाले हर एक बच्चे को, हर एक बच्ची को भविष्य के स्किल्स के साथ आगे अपनी पढ़ाई की यात्रा पूरी करने में हम सक्षम बना सकें। एजुकेशन सिस्टम में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना ताकि बच्चे हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा और जीवन की अन्य उपलब्धियों के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। इस हाई स्कूल में उन्हें ऐसे एजुकेशन की ज़रूरत है जो जीवन में सफल होने के लिए नॉलेज और स्किल्स भी प्रदान करें। हायर सेकेंडरी तथा यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई का वही मुख्य आधार बने। उन्हें पाठशाला में ऐसा वातावरण हम दे सकें जिससे वह अपनी पूरी क्षमता, प्रतिभा विकसित करके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसके लिए क्लासरूम में क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी को भी हमें प्रोत्साहन देना होगा।
भारत के लिए क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमारी संस्कृति में रची बसी रही है। आप लोगों को शायद नचिकेता यमराज संवाद याद होगा, जिसकी चर्चा उपनिषद में की गई। नचिकेता छोटा बालक था, लेकिन उसके अंदर जो जिज्ञासा थी उससे यमराज भी हैरान हो गए। आप सभी टीचर्स कक्षा 5 से ही स्टूडेंट्स को ऐसी कहानियाँ जरूर सुनावें ताकि उनकी सोच व्यापक हो और विकसित हो। इस बात को अवश्य याद रखिएगा कि मिडिल तथा हाई स्कूल लेवल पर स्टूडेंट के पास अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है, कोई सबसे बड़ा पावर है, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्यूरियोसिटी है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यही क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी भारत के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेगी और जम्मू कश्मीर की भावी पीढ़ी को नई पहचान भी देगी। आज से ही सभी टीचर्स से मेरा निवेदन हो, ये संकल्प लें, क्योंकि आज का पवित्र दिन एक ऐसी महान आत्मा के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। मैं समझता हूँ कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सिर्फ हम सिलेबस पूरा करने के लिए स्कूल नहीं आएंगे, बल्कि बच्चों में क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप हो, कैसे इग्नाइट की जा सके, इसकी हम हर कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स बड़े सपने तभी देखेंगे जब उनके भीतर जिज्ञासा पैदा होगी। वो टीचर्स के अलावा दूसरा कोई पैदा नहीं कर सकता है। नेपोलियन हिल का नाम आप सबने सुना है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि ड्रीम्स आर सेडलिंग ऑफ रियलिटी, a burning desire to be and to do is the starting point from which the dreamer must take off। वह सपना उसे पूरा करने का संकल्प था कि बहरे होने के बावजूद बीथोवन संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन सका। सपनों को पूरा करने की आकांक्षा थी कि साइकिल की दुकान चलाने वाले राइट ब्रदर्स ने दुनिया के परिवर्तनकारी इन्वेंशन एयरक्राफ्ट की खोज करके दुनिया को एयरक्राफ्ट दिया। और इसलिए मैं मानता हूँ कि टीचर्स का सबसे बड़ा दायित्व है कि बच्चों के सपनों को और उनके संकल्प को पूरा करने में आप कैसे सहायक हो सकते हैं। साथ ही साथ एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि उनकी परंपरा, भाषा, मूल्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा और भाईचारा, इससे भी बच्चों को हम परिचित करावें। एक छोटी कहानी है। विश्व के मशहूर राइटर लियो टॉल्स्टॉय एक बार सड़क पर जा रहे थे। सामने से एक भिखारी आ रहा था। टॉल्स्टॉय ने उसे पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन जेब खाली थी। तब टॉल्स्टॉय ने बड़े प्रेम से उस भिखारी का हाथ पकड़कर कहा कि मेरे भाई माफ़ करना, आज पैसे मैं घर भूल आया हूँ। उस भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब, जीवन में भीख तो मुझे बहुत लोगों ने दी, लेकिन शुद्ध प्रेम कभी नहीं मिला। आपने जिस तरह से मेरा हाथ पकड़कर भाई कहा, उन शब्दों और उस प्रेम ने मुझे भीतर से बदल दिया है। मैं अब वह भिखारी नहीं रहा। मुझे गरिमा और प्रेम का एहसास हो गया है और मैं आज से संकल्प करता हूँ कि अब किसी से भीख नहीं मांगूंगा। अपने पुरुषार्थ से अपना जीवन भी बनाऊंगा, दूसरे लोगों का जीवन भी बनाऊंगा। तो इस तरह के मूल्य कैसे हम सुसज्जित कर सकते हैं अपने बच्चों में, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। अभिभावक भी अनेक बड़ी संख्या में हैं। उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चों के भीतर क्यूरियोसिटी और सपनों को जागृत करने का वातावरण घर पर भी निर्मित करने का प्रयास करिए। हर समय सवाल पूछना, पढ़े कि नहीं पढ़े, कोर्स ख़त्म हुआ कि नहीं, अनावश्यक मैं समझता हूँ कि दबाव बच्चों पर बनाना अभिभावकों का भी ये ज़्यादा उचित नहीं है। अपनी आकांक्षा अपने बच्चों पर मत थोपिए। जीवन में आपने जो कुछ नहीं हासिल किया, आप ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बेटा वो सब हासिल करे। मैं समझता हूँ कि आपकी कार्बन कॉपी बच्चा नहीं बन सकता है। उसको अपने ढंग से सोचने दीजिए। हर बच्चा यूनिक होता है। अगर आप उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो उसकी यूनिकनेस, उसके भीतर मौजूद असीम संभावना को समाप्त करने में आप मदद करेंगे।
वह ओरिजिनल जो उसका स्वरूप है वो नहीं बन पाएगा, और बिना ओरिजिनल स्वरूप के दुनिया में किसी तरह की क्रिएटिविटी का जन्म नहीं हो सकता है। आप सोचिए, प्रकृति ने कागज़ के गुलाब के फूल नहीं बनाए हैं, उसने सब कुछ ओरिजिनल बनाया है। जिस दिन आप बच्चे से अपने जैसा बनने की आकांक्षा करना छोड़ देंगे और उसकी इंडिविजुअलिटी और उसकी ओरिजिनलिटी का आदर करते हुए उसके रुचि के हिसाब से उसे प्रोत्साहित करेंगे, उस दिन से बच्चे में अद्वितीय प्रतिभा निखरनी शुरू हो जाएगी। अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग और अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पर वो फोकस करेगा। बच्चों के भविष्य के निर्माण के साथ जम्मू कश्मीर का, भारत का भविष्य निर्माण भी जुड़ा हुआ है। इन सब बच्चों का आने वाले समय में बड़ा योगदान होने वाला है। मैं एक बार पुनः फाउंडर्स डे पर वीना जी, युसरा जी, सभी टीचर्स और सभी बच्चों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तपस्या से विद्यालय बना है, उस तपस्या का प्रतिफल, उसका पुण्य ढेर सारे बच्चों और बच्चियों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।